हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास पे हनु। करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं। सो इन द न्यूज़ था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, क्योंकि स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हटाई गई पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर से, बट दिस विल नॉट पर्कुलेट डाउन टू द कस्टमर्स, क्योंकि ये जो ऑयल कंपनीज जो अपना घाटा भी झेल रही हैं उस शॉक को मतलब दे आर एब्जॉर्बिंग द शॉक, तो उनको कुछ कुशन देने के लिए वो ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हटाई गई है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मतलब CBIC। अब किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब जो भी हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। अभी हम आगे उसको लेंगे। 2025 में क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि ED किसके अंदर आता है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसके अंदर आता है, एंड इट गेट्स अ बिट ऑफ कन्फ्यूजिंग, क्योंकि एक ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनके बहुत सारे डिविजन्स हैं और ये बहुत क्रिस क्रॉस करते हैं, तो एट टाइम्स कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि किस में कौन सी चीज़ लाया करती है। तो इन दोनों के हम सेपरेटली भी देखेंगे। और एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, एंड हाँ, इन तीन के हम प्राइमरीली देखेंगे। चलो देखते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर किसका? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब DRI की बात कर लेते हैं। DRI भी इससे रिलेटेड आता है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्या है? ये एपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशंस की एजेंसी है। किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो जैसे स्मगलिंग, कॉन्ट्राबैंड, इवेजन ऑफ कस्टम्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ये। अब अगर हम ये दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से ही लिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये रहा। अब उसके नीचे क्या क्या डिपार्टमेंट्स आते हैं? एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है इसके अंदर 36 चीज़ें आती हैं, एंड उसके अंदर भी और 36 चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या क्या समझ लिया कि एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारी निर्मला सीतारमण जी उसकी मिनिस्टर हैं। उसके नीचे आते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स। क्या? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, समझिए ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। अब इसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है उसके अंडर ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं ना वो आती हैं। क्या आती हैं? सबसे ऊपर तो यही जो हमने भी बात की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, फिर उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कंट्रोलर ऑफ फैक्ट्रीज, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डायरेक्टरेट ऑफ लीगल अफेयर्स, डायरेक्टरेट ऑफ डेटा मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence, Directorate of Logistics and Customs, Financial Intelligence Unit, Goods Services and Tax, Central Excise Duty, then ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो मेजरली क्लासीफाई करा जाए तो GST की बातें आती हैं इसमें, नारकोटिक्स की बातें आती हैं, कस्टम्स की बातें आती हैं, सेंट्रल एक्साइज की बातें आती हैं। हमें ऐसा देख के लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो नारकोटिक्स से इसका क्या लेना देना, पर है इसका लेना देना, क्योंकि उस पर सब ड्यूटी और स्मगलिंग ये सब बातें आ जाती हैं। तो नारकोटिक्स, GST, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में। क्योंकि अब हम एक बार ये आता है सब कुछ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में हमने ये इतनी सारी चीज़ें देख ली। अब इसमें जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, इसमें क्या आएगा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो भी देखा हमने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, विजिलेंस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, एंटी प्रॉफिटरिंग, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग, ये सब मतलब चीज़ें आती हैं। फिर डायरेक्टरेट्स कौन से आते हैं? इंटरनेशनल कस्टम्स, लीगल अफेयर, लॉजिस्टिक्स, सेंट्रल रेवेन्यू। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस समझ गए, उसके नीचे 6 डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट,
फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये सब इसके अंदर आ गए डिपार्टमेंट्स। अब इसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंदर आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जहाँ से हमारी आमदनी हो रही है सरकार की, वो उस तरीके से आप सोचो तो किससे होगी, टैक्सेस से होगी तो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस होगी तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली बात होगी। फिर ये कॉन्ट्राबैंड और इन सब पे ड्यूटीज़ से होगी। देन इसके अंदर डेटा मैनेजमेंट भी आएगा, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी आएगा। तो ये सब चीज़ें हमारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आ गया। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है उसके अंदर आएंगे बहुत सारे डायरेक्टरेट जनरल्स एंड डायरेक्टरेट्स। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अभी हमने देख लिया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देख लिया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, विजिलेंस, ये सब पूरी बातें आएंगी। अब एक ऐप है अतिथि। अतिथि ऐप क्या है? अतिथि ऐप है इंडियन कस्टम्स के लिए बाय CBIC, जिसके अंदर आप जो भी इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स हैं उनको बोला जाता है कि आप अपने असेट्स को ऑनलाइन ही डिक्लेयर कर सकते हो और फिर पेमेंट वगैरह UPI या डेबिट कार्ड ओरिएंटेड हो सकती है। ठीक है, ये समझ के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर CBIC और उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें। वाई मैं सेइंग दिस क्योंकि बहुत बार हमें क्वेश्चन इसलिए भी एलियन लगने लगता है क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सा रेवेन्यू की बात हो रही है और ये कौन सा डायरेक्टरेट जनरल। अगर हायरार्की पता रहती है तो फिर भी थोड़ी बात सिंपल हो जाती है। जैसे कि डिपार्टमेंट, फिर उसके नीचे आएंगे या बोर्ड्स या फिर DGs, डायरेक्टर जनरल, ये सब बातें। ठीक है, नेक्स्ट तो ये था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें भी बहुत सारे हैं। इसके अंदर जो डिविजन्स आते हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं। पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंडर आती हैं पर हमें पता ही नहीं है कि वो इसके अंडर आती हैं। जैसे कि अगर हम इसके डिविजन्स पे ध्यान दें, एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिवीज़न है, बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर है। सेंटर स्टेट का डिवीज़न है, साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, काउंटर टेररिज्म। देखो टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट और ये लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, ये सब तो हमें पता है कि ये आएंगे ही इसके अंडर। होम मिनिस्ट्री के अंदर जो हमें थोड़े नॉन इंट्यूटिव से हैं वो हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक डिवीज़न है इनके पास। फिर फॉरेनर्स का डिवीज़न होगा क्योंकि FCRA लग जाता है। फिर जम्मू एंड कश्मीर का भी ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी की भी ठीक है, वुमेन सेफ्टी डिवीज़न, ये सब हमारे हैं बहुत सारे डिवीजन्स। अब इसमें से 2 डिवीजन्स हैं जिसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो हमें याद, क्योंकि सबका याद करना तो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब जो इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न है, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न 1, ये क्योंकि क्वेश्चन उसमें आया भी है जब रो मैचिंग में 25 वाले में। तो इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न 1 में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, कौन इसको हेड करते हैं? इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRND जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, BPRND, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी इसके इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न 1 में। अब इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न 2 की बात करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न 2 में आता है, एक तो है हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें डिविजन्स कौन कौन से हैं। तो ये तो है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी हैं या फिर इससे अटैच्ड कौन सी बॉडीज़ हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल या इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब तो बॉडीज़ हैं अटैच। कौन से एक्ट्स हैं जो जिस पे ये द एक्ट्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनल सिक्योरिटी 1 डिवीज़न, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, SPG ग्रुप एक्ट या राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एक्ट। तो ये सब एक्ट्स हैं जो ये वो करती हैं। अब इसका जो जुडिशियल डिवीज़न है उसी में आ जाएंगे जो हमारे ये लॉज हैं, यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
तो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती हैं इसके जुडिशल डिवीज़न में। तो क्या समझा हमने कि जो इसका इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न 1 है उसी में आएगा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, BPRND, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, एंड जो इसके एक्ट्स हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, SPG एक्ट, ये सब इसके एक्ट्स हो गए। तो डिपार्टमेंट्स, तो ये तो इसके डिविजन्स हो गए। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इनके, मतलब ये क्या क्या बातों पर इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। तो इसके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का एक डिपार्टमेंट है, स्टेट्स के अफेयर्स के लिए एक डिपार्टमेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज का है, देन डिपार्टमेंट ऑफ होम है, एक डिपार्टमेंट ऑफ JNK एंड लद्दाख के अफेयर्स के लिए, एंड बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। बॉर्डर मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है ऐसा लग सकता है कि वो डिफेंस का होगा, पर होम मिनिस्ट्री में भी उसके लिए एक डिपार्टमेंट है। लद्दाख के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, स्टेट्स के लिए, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये होम अफेयर्स में आता है। सो दीज आर थिंग्स दैट वी डिड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात होगी तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, होम अफेयर्स, जहाँ पर भी अगर सब कुछ हारमनी में, जहाँ पे भी हारमनी भंग होने की बात हो सकती है वो सीधा इम्पैक्ट करेगा हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को, और फिर वो ही हमारा फिर बात आ जाएगी होम मिनिस्ट्री की। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, ये सब। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन कौन से अटैच्ड ऑफिसेज हैं। एक तो इंडियन कोस्ट गार्ड, जो हमने डैक की बात करी थी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो AON देता है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, इसको हेड कौन करते हैं डिफेंस मिनिस्टर जी, राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने अभी एक बड़ा सा अमाउंट सैंक्शन किया था ताकि फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू आर्टिलरी एंड वेपन्स। तो उसमें एक तो आर्मी के लिए मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड ऑल्सो। जब हमने फ़र्क किया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड मैरीटाइम वाली इलाकों के लिए होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए होता है, वेराज जो नेवी होती है वो ओवरऑल मतलब ओशन में या सीज़ में नेशन की सिक्योरिटी, ये सब मामलों को हेड करती है इंडियन कोस्ट गार्ड। सो इंडियन कोस्ट ये सब हेड करती है नेवी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक ऑफिस आता है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है। तो एज आई सेड, हमें ऐसा लग सकता है कि सिर्फ डिफेंस में ही आता है, मैंने भी कहा था ना। तो वो यहाँ पर भी एक डिपार्टमेंट जैसे यहाँ पर है बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, बट जो BRO है, जो ये सब हमारे बॉर्डर के रोड्स में इसका बहुत योगदान रहता है, जैसे टनल्स और इन सब चीज़ों में, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। देन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मेडिकल सर्विसेज, ऑफिस ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, NCC और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, ये सब आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। अब इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मिलिट्री अफेयर्स, डिफेंस का प्रोडक्शन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके अंडर आ जाता है DRDO। तो BPRND आता है होम अफेयर्स के अंडर, और DRDO आता है डिफेंस के अंडर, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। तो अगेन आप उस हिसाब से सब, हाँ, मिनिस्ट्री होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अटैच होती हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ डिविजन्स होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट दिस। तो इंडियन कोस्ट गार्ड आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। ये छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत बार बहुत चीज़ें एलिमिनेट हो जाती है, या आप क्वेश्चन को समझ पाते हो। बहुत बार ऐसे एलियन सी बातें देख के पहले लग जाता है कि ओ शिट, ये क्या आ गया है। सो दिस इज़ अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसमें आता है, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल इसमें आता है, इंडियन कोस्ट गार्ड इसमें आता है। ओके, अब बात करते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी चर्चा में भी बहुत है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स पहली बात तो किस में आएगा, एक मैं यहाँ लिखा है मैंने। तो पहले हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जो हमारे पास मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके दो भाग हैं। पहला है DPIIT, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है
और ये जो DPIIT, अब जो पहले DPIIT की बात करते हैं, जहाँ दिख गया स्टार्टअप, जहाँ दिख गया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ई-कॉम, मेक इन इंडिया और ये सब प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और ये सब जहाँ बातें आ गई और FDI रिलेटेड, तो वहाँ आ जाएगा DPIIT। DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो जहाँ पर भी ये सब आ गए ना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ई-कॉमर्स की बातें, FDI, तो वो तो हो गया हमारा DPIIT। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में क्या आता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। कौन कौन सी इसमें ऑटोनॉमस बॉडीज़ आती हैं? अब जो भी बॉडीज़ हमने सुनी है ना आज तक इधर उधर, वो सब इसके अंडर आती हैं, जैसे कि अपीडा, जैसे कि एमपीडा, जैसे कि जो हमारे कमोडिटी बोर्ड्स हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। तो अपीडा जिसका इतना हम पढ़ते रहते हैं, प्रोक्योरमेंट की, और जब एक्सपोर्ट की बात होती है गुड्स, ये वीट के, इसके उसके जो बातें आती रहती है, तो अपीडा का उसमें बहुत रोल रहता है। वैसे ही एमपीडा, तो एक तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एमपीडा, अपीडा, कमोडिटी बोर्ड्स, इन सब बातों में बहुत ज़्यादा योगदान है। ये सब बातें आ जाती हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर। अब कमोडिटी बोर्ड्स का जहाँ जिक्र आ गया, तो हमें सारे कमोडिटी बोर्ड्स देखने चाहिए। इसमें एक कैच भी है। अब कौन कौन से कमोडिटी बोर्ड्स हैं हमारे पास? कॉफ़ी, रबर, टी, टोबैको और एक स्पाइसेस बोर्ड है। कौन से? कॉफ़ी, रबर, टी, टोबैको, स्पाइसेस। बोलो, कॉफ़ी, रबर, टी, टोबैको, स्पाइसेस। अब जो टी सबसे, ये मतलब इट्स इन दी ऑर्डर जिसमें वो बने। अब जो कॉफ़ी वाला है वो सबसे पुराना है। तो फिर कॉफ़ी आया पहले, फिर आया रबर, फिर आया टी, फिर आया टोबैको, फिर स्पाइसेस। अब जो कॉफ़ी वाला है उसका वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हाँ, कॉफ़ी एक्ट से बना है, हाँ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। कौन सी 2 वैराइटीज़ पढ़ी थी हमने? अराबिका एंड रोबस्टा। ठीक है, ब्राज़ील इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। रबर की बात कर लेते हैं। रबर क्या स्टैट्यूटरी है? हाँ। क्या कौन सा एक्ट? रबर एक्ट। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर्स? कोट्टयम, केरला में। अब जो रबर है वो भी स्टैट्यूटरी है। कौन है रबर का हाईएस्ट प्रोड्यूसर? रबर के हाईएस्ट प्रोड्यूसर इज़ थाईलैंड। और कॉफ़ी का कौन था? ब्राज़ील। टी स्टैट्यूटरी है, हाँ। टी एक्ट, हाँ। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? कोलकाता में। ओवरसीज़ ऑफिसेज भी हैं इसके, लंदन, मॉस्को और दुबई में। कहाँ पर हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है टी का? चाइना। टोबैको की तो अच्छा, सबसे पहले कॉफ़ी स्टैट्यूटरी, एक तो कॉफ़ी हो, रबर हो, टी हो, टोबैको हो, स्पाइस हो, तो सारे ही स्टैट्यूटरी हैं। तो ये ऑल ऑफ देम आर स्टैट्यूटरी। तो ये सब एलिमिनेशन में वो सब में मत नहीं आना है हमें कि स्टैट्यूटरी है या नहीं है, सारे स्टैट्यूटरी हैं ये जितने भी हैं जो मैंने अभी बोले वो। और सबसे पुराना कौन सा? कॉफ़ी वाला है। क्या कॉफ़ी नेटिव है टू इंडिया? नो, इट इज़ नॉट नेटिव। वो जो हमने पहले भी पढ़ा था, बाबा बुदानगिरी, और फिर वो स्मगल करके लाए और ये सब, इसलिए बाबा बुदानगिरी हिल्स हैं। इज़ रबर नेटिव टू इंडिया? ये थोड़ा सा इस पर मैंने देखा था, तो आई फाउंड इट अ बिट डिस्प्यूटेड कि अमेज़ॉन बेसिन में होता है और फिर यहाँ किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, पर दूसरी वैरायटी नेटिवली होती है। टी इज़ दैट नेटिव टू इंडिया? तो ये भी डिस्प्यूटेड है कि नॉर्थ ईस्ट में लोग वाइल्ड टी तो पीते थे, वैसे तो ब्रिटिशर्स से एसोसिएटेड है, तो कॉफ़ी तो नहीं है नेटिव टू इंडिया। ओके, टी बोर्ड हमने कर ली बात, कोलकाता में। और चाय के ही ऑफिसेज हैं दूर दूर तक। ठीक है। टोबैको एक्ट कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। क्या अब इसमें एक आता है FCV, टोबैको बोर्ड एक्ट में एक FCV वर्ड मेंशन है। FCV क्या है? फ्लू क्योर्ड टोबैको लीव्स की बात होती है, जो कि मतलब एक हारिफ क्रॉप है और इसकी ब्राइट लीव्स होती हैं। दिस इज़ द टर्म रिलेटेड टू टोबैको। और एक स्पेशल प्रोसेस में इस टर्म का जिक्र आता है, द फ्लू क्योर्ड वैरायटी ऑफ टोबैको।
अब स्पाइसेस बोर्ड की बात करते हैं। तो ऐसी 32 स्पाइसेस हैं जो कि 32 सॉरी ऐसी 52 स्पाइसेस हैं जो कि 52 स्पाइसेस जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिन मतलब कार्डमम, इलायची प्लस 52 स्पाइसेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड, जिन पर जो इसके अंडर आती हैं और इनके प्रमोशन, एक्सपोर्ट और इस सब पे काम करता है स्पाइसेस बोर्ड। अब मसाले सबसे ज़्यादा कहाँ के फेमस है? साउथ इंडिया के फेमस है मसाले। इवन इफ़ यू गो देयर तो वहाँ पर देर आर मतलब वहाँ के जो मसाले हैं उनमें एक अलग ही स्मेल होती है। तो इसीलिए उसका याद करने के लिए कि इसका कहाँ पर है हेडक्वार्टर, कोच्चि में है। तो कोच्चि में हो गया इसका हेडक्वार्टर। तो ये तो हमने 5 बोर्ड्स की बात कर ली। रबड़ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रबड़ का हेडक्वार्टर है कोट्टायम, केरला में। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर, क्योंकि इंडिया में भी केरला, तमिलनाडु में मिलता है। टी का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में? कोलकाता में। कॉफ़ी का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में? बेंगलुरु में। टोबैको का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुंटूर में। तो टी का कहाँ है? टी का है हमारा कोलकाता में। रबड़ का कहाँ है? कोट्टायम, केरला में। और कॉफ़ी का कहाँ है? बेंगलुरु में। और टोबैको का कहाँ है? गुंटूर में। अब बात करते हैं जो लास्ट टाइम आया था, आई थिंक हाँ लास्ट ईयर आया था, एंड वो था नेशनल टर्मरिक बोर्ड। अभी जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है ये है इसका हेडक्वार्टर का है निज़ामाबाद में। क्या ये स्टैट्यूटरी है? नहीं, ये स्टैट्यूटरी नहीं है। और इसके अंदर तो बाकी हमने अभी तक जितने भी पढ़े थे दे ऑल ऑफ देम वर स्टैट्यूटरी, क्योंकि ये एक बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्रिएट किया गया। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर, सब कुछ है टर्मरिक का। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड निज़ामाबाद में इसका हो गया हेडक्वार्टर्स। इसमें आयुष मिनिस्ट्री के भी मेंबर्स होते हैं, क्योंकि हमारी जो टर्मरिक है उसकी बहुत सारी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड इज़ नॉट स्टैट्यूटरी, नो। फिर हम बात करते हैं मखाना बोर्ड की, जो कि बजट में भी बताया गया था लास्ट ईयर। मिथिला रीजन में फॉक्सनट इज़ ग्रोन, GI टैग्ड, और बिहार, ये सब ठीक है। क्या ये इसी के अंडर आता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ये मखाना बोर्ड इज़ नॉट लाइक अदर कमोडिटी बोर्ड्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ही आए, ठीक है। दिस गेट्स कन्फ्यूजिंग, हमें लगता है कि बाकी सारे हैं तो ये भी उसी में आएगा। नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में आता है और बाकी सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब हम ये हमने फिर चलो यहाँ पे फिनिश हो गया DPIIT एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो कमोडिटी बोर्ड्स इसके अंदर आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के। जहाँ स्टार्टअप शब्द या ये सब मेक इन इंडिया वाली बातें हो गई, वहाँ DPIIT आ जाएगा। जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ गया, वहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन कोस्ट गार्ड आ जाएगा। जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ गया, वहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ये सब बातें आ जाएंगी। फिर जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ गया तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आएगा। लगेगा कि वो ये स्मगलिंग और इससे रिलेटेड है तो इसमें नहीं आना चाहिए, पर वो इसी के ही अंदर आता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं ज़ोज़िला पास की। तो यहाँ पे जहाँ पे एवलांच आया, अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। तो ये अभी अंडर ये जो ज़ोज़िला पास जो है उसी पे एक प्रोजेक्ट बन रहा है कि एक टनल का प्रोजेक्ट है, 14 किलोमीटर का टनल बन रहा है, तो जिससे कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल पाएगी टू श्रीनगर, कारगिल, लेह। एंड ये एशिया का लॉन्गेस्ट टनल होगा, ये वाला जो प्रोजेक्ट बन रहा है। एंड ये इंडिया का भी लॉन्गेस्ट रोड टनल होगा। अब इसमें है क्या, मतलब पूरा गेम किसको किससे क्या जोड़ रहे हैं। तो अगर हम इस पे ध्यान दें, ये रहा, अभी जो टनल की बात हो रही है वो ये है कि तो जो अभी वाला रास्ता है वो है ये श्रीनगर, गंदरबाल, द्रास, कारगिल, ऐसे ये पूरा इतना लंबा सा इलाका है। अब इसमें दो चीज़ें बढ़ती हैं, एक तो जेडमोर टनल
और एक जो ये जोजिला टनल, सबसे पहले जेडमोर पड़ता है जो कि कंगन और सोनामर्ग के बीच में, इस वाले इलाके में। फिर इसके आगे चलते हैं तो आता है ये हमारा जोजिला टनल जो कि बालटाल और मीनामार्ग के बीच में है। तो मीनामार्ग और बालटाल के बीच में जोजिला टनल है ये, और ये जेडमोर टनल जो है वो कंगन और सोनामार्ग के बीच में है। तो गंदरबाल, कंगन, जेडमोर टनल, सोनामार्ग, फिर बालटाल, फिर ये जोजिला टनल, मीनामार्ग, द्रास, कारगिल, ये हो गया हमारा टनल्स के बारे में। तो ऐसा लाइक जो प्लान है टनल का वो ये है कि जब ये वाला टनल भी चल जाएगा और जेडमोर टनल तो है ही, तो ये दोनों बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम श्रीनगर टू कारगिल पूरा। अब क्या है कि इसके बाद ये है कि गंदरबाल इन कश्मीर एंड द्रास इन कारगिल और हॉर्शूज सिंगल ट्यूब है। अब इसमें दो चीज़ों की बात है, एक तो स्काडा सिस्टम जो कि स्मार्ट टनल सिस्टम है, और एक है जो इसमें मेथड यूज़ हो रहा है ना पत्थर को काटने, माउंटेन्स को काटने में, वो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड है। तो ये जो बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ हुई हैं अलग अलग टनल्स में, कहीं पे बोरिंग टनलिंग मेथड, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, जो दिस इज़ द वन विच इज़ बीइंग यूज्ड हेयर विच इज़ न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। तो ये इस टनल में यूज़ हुआ है। अब किन किन जगहों के देखो, श्रीनगर और उधर दूर है हमारा कारगिल। तो श्रीनगर, फिर गंदरबाल, फिर बालटल, फिर श्रीनगर, फिर गंदरबाल, फिर कंगन, फिर जेडमोर टनल, फिर सोनामर्ग, बालटाल और मीनामार के बीच में है ये टनल, और फिर द्रास, और फिर कारगिल। ये देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एक बार मैप भी देख लेते हैं। चलो मैप से पहले यहाँ कुछ टनल्स देखते हैं पहले इंडिया की। तो इंडिया के सबसे पहले तो एक अटल टनल जो कि पीर पंजल रेंजेस में। अटल टनल कहाँ है? हिमाचल। तो वो बाईपास करता है रोहतांग पास को, मनाली और लाहौल स्पीति का जो एरिया का जो डिस्टेंस है उसको कम कर देता है, एंड इट्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। तो अटल टनल हिमाचल। जेडमोर टनल या सोनामर्ग टनल जो है वो श्रीनगर एंड लद्दाख के लिए है। तो देखो इसमें नहीं दिखेगा, हाँ। तो ये श्रीनगर एंड देन हाँ, ये श्रीनगर एंड लद्दाख की कनेक्टिविटी के लिए जेडमोर टनल। फिर सेला टनल है जो कि नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, तेज़पुर तवंग रूट। बनिहाल कजीगुंड रोड टनल ये JNK में आता है। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है वो उधमपुर और रामबान में आता है। फिर 2024 में जब हम टनल की बात कर रहे हैं तो हम एक अंडर वाटर मेट्रो की बात कर लेते हैं जो कि कोलकाता में इंट्रोड्यूस हुई थी, एस्प्लेनेड एंड हावड़ा के बीच में। तो हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच में फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर है? कोलकाता में। कोलकाता में हमने और क्या देखा था? टी बोर्ड का हेडक्वार्टर। फिर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल टनल, ये अंडर सी टनल है, इसमें भी वही न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यूज़ हुआ है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल इन उत्तराखंड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टनल है। तो अब ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 1960 में इस्टेब्लिश हुई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। तो ये हमने देख लिया कि गंदरबाल से स्टार्ट होता है ये सब फासला। तो गंदरबाल वाले एरिया में तो जेडमोर टनल आता है, पर बालटाल और मीनामार्ग के बीच में है ये जोजिला टनल। बालटाल एंड मीनामार्ग, बालटाल मीनामार्ग, ठीक है। अब हम एक बार मैप देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये इलाका पहले लगता है जम्मू, उसके ऊपर आता है कश्मीर, इधर है हमारा POK, इधर है गिलगित बल्टिस्तान। अब ये है पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि इंडिया बोलता है कि ये इलाका हमारा है, मतलब क्योंकि फिर टेरिटरी बढ़ जाएगी ना इंडिया की। पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, ये लाइन मानी जाएगी क्योंकि फिर उनकी टेरिटरी बढ़ जाएगी। सो जिसको हम बोल देते हैं NJ 9842 पॉइंट जो है
नॉर्दर्न मोस्ट डिमार्केटेड पॉइंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान सीज फायर लाइन नोन एज लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर ये जो पास करती है, तो उसमें यही इशू आता है कि वो बोलते हैं कि हमारे ये है लाइन, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं यहाँ ये वाली लाइन है, सो दैट इज़ है। फिर इधर आएगा एक्सकाइचिन, फिर इधर शाकसम ट्रैक्ट जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, मतलब वाह, टेरिटरी भी अपनी नहीं और दे और दिया। तो फिर हम आएंगे तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। फिर जब हम इंदिरा कोल जो पॉइंट की बात करते हैं कि जो इन दिस मैप इट इज़ बेटर, तो ये मतलब अभी तो ऐसा डिवीज़न हो गया है, तो पुराना वाला है ये, बट बाकी की चीज़ें इसमें क्लियरली मार्क्ड हैं। तो ओके, अब देखो जैसे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर इतना हमारा है, लद्दाख का यहाँ दे रखा है, ठीक है। ले यहाँ पे है, जो नुब्रा वैली है दैट कम्स हियर, नुब्रा वैली कम्स हियर, जोजिला दैट पास इट कम्स हियर, करगिल ये रहा। तो वो जो ये वाला जूम्ड वाला इलाका दिखा रहे हैं ना, वो इधर से दिखा रहे हैं, ये यहाँ ये क्योंकि यहाँ डिप आता है ना, तो इस एरिया को मतलब इस डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे आता है सियाचिन ग्लेशियर। फिर ये वो शक्सम वैली या शक्सम ट्रैक जिसको बोलते हैं, गिलगिट बल्तिस्तान इधर आएगा, गिलगिट एंड बल्तिस्तान। अब ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल, इधर और इधर के ऊपर डिस्प्यूट रहता है हमेशा। फिर ये हमारा एक्साइचिन। अब चाइना के साथ ही हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये रहा। अब देखो डेमचौक ये रहा, डेपसांगला ये रहा, गलवान वैली है हमारी इधर, पैंगोंग त्सो इधर, श्योक इधर। अब जब वो वायलेंट फेस ऑफ हुआ था बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ सोल्जर्स, तो वो इन्हीं सब इलाकों के ऊपर था। जब हम गलवान वैली की बात कर रहे थे कि दे वर ट्राइंग टू एंटर इनटू द लद्दाख रीजन गलवान वैली होते हुए, और फिर वहाँ पे मुठभेड़ हो गई थी। तो ये पैंगोंग त्सो इधर, गलवान इस बाउंड्री के अलॉन्ग लाई कर रही हैं ये बातें। नुब्रा तो अंदर की तरफ आ गया, ले की तरफ आ गया, मतलब ले के ऊपर आ गया, इट्स अंदर की साइड है नुब्रा वैली। जो बाकी चीज़ें हैं, पैंगोंग त्सो लेक, गलवान वैली, पेट्रोल पॉइंट 14, डेमचौक, ये सब बाउंड्री वाली तरफ है। एक्साइचिन यहाँ पे आ गया, सियाचिन ये बीच में आ गया, ठीक है। करगिल यहाँ आ गया, जोजिला इधर आ गया, गिलगिट उधर, बल्टिस्तान उधर, ठीक है। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ओके, ये हमने कर ली बात। एंड ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, देन कारोकम पास इधर, सियाचिन इधर, एंड हाँ ओके, सियाचिन कारोकम, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो वर्ल्ड वाटर कॉन्क्लेव हुआ न्यू दिल्ली में, किसने ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके अंदर राजस्थान वाज अवॉर्डेड फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट सेंसर ऑफ मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो राजस्थान वाज अवॉर्डेड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। थीम क्या था? इंडस्ट्री फॉर वाटर, जिसके सेंसस में वाटर बॉडीज, स्प्रिंग्स और ये सब चीज़ों को काउंट करा गया। तो राजस्थान वाज अवॉर्डेड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में कुंभ मेलाज की प्रिपरेशन की बातें हो रही हैं ऑन झेलम एंड इंडस। तो
अगर वो फिर वही यहाँ पे सिक्योरिटी बात है, तो कुंभ मेला, झेलम एंड इंडस, JNK एंड लद्दाख। ये मैप एक बार फिर से देखना है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो आता है NJ 9842। एक तो ये मैप्स कहीं पे भी एकदम सही से कोई डिफाइंड नहीं है, तो हम अप्रॉक्सीमेट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग देख सकते हैं, जस्ट टू एलिमिनेट ऑप्शंस। तो स्काईचिन उधर आ गया, सियाचिन ऐसे बीच में आ गया, फिर उसके बाद जोजिल और कारगिल जम्मू एंड कश्मीर में आ गया, नुब्रा वैली लद्दाख में आ गया, ठीक है। इतना हम समझे, गलवान वैली और ये सब, पैंगोंग सो, ये सब उधर क्या बोलते हैं, वेस्ट कोस्ट, वेस्ट बाउंड्री ऑफ लद्दाख जो है उधर लग रहा है। ओके, अब टिबेटियन एंटीलोप की बात करते हैं, जो मेंशन इन न्यूज़। तो जो टिबेटन एंटीलोप है उसी को चिरू कहते हैं, जिससे वो शहतूश जो उनकी अंडर कोट और उसी से वो बनती है, शॉल्स और ये सब बनती है, विच आर कंसिडर वेरी हाई क्वालिटी। तो ये इंडिया में कहाँ मिलते हैं, लद्दाख और कारोकम में मिलते हैं, और चाइना में मिलता है। चाइना के ये शिनजियांग एंड किनगाई रीजन, मतलब चाइना में मिलता है। ऐसा दिखता है, सी को चीरू कहते हैं। शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, हाँ। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी प्रोटेक्टेड है, बिकॉज इसके शहतूश अंडर कोट जो होता है इसका, दैट्स वेरी वार्म। फिर हम बात करते हैं अबाउट एक एयर डिफेंस सिस्टम मेंशन था, तुंगस्का एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि रशिया का है फॉर आर आर्मी। तो नाम से भी लग रहा है, जहाँ पर ये थोड़े ऐसे नाम आ जाते हैं, मतलब ये दिस डजंट वर्क ऑलवेज, बट जनरली रशियन वर्ड्स में खैर इसको रहने देते हैं, द थिंग दैट आई वाज सेइंग। तो ये जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, तुंगुस्का एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो कि रशिया से हमने प्रोक्योर किया है। और एक बात और कि इसका जो इसमें एक इवेंट भी हुआ था, मेटियोर इवेंट, जिसको तुंगुस्का इवेंट भी बोलते हैं रशिया साइबेरिया में, दैट्स इट। फिर P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉन्सेंस मिसाइल एयरक्राफ्ट जो है ये US बोइंग से रिलेटेड है। तो P-8I US से रिलेटेड है, तो तुंगुस्का जो है वो रशिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो एंड ये जो P-8I है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज़ होता है। ओके, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग G7 की चल रही है, जिसमें जयशंकर जी गए थे। इन वॉक्स दे सर्ने फ्रांस। G7 की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कनाडा, फ्रांस, जो मतलब मैप से ही चलते हैं सीधा, तो USA, फिर कनाडा, फिर UK, फिर फ्रांस, फिर इटली, फिर जर्मनी, फिर जापान। तो G7 कौन कौन से, कनाडा, US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इटली, जापान, ठीक है, हाँ। फिर जो ब्रिक्स की समिट है वो इस साल होने वाली है सितंबर में दिल्ली में, पिछले साल का हुई थी ब्राज़ील में। ओके, तो G7 हो गया हमारा। WTO की समिट कहाँ, कैमरून में। होप आइलैंड्स की बात करते हैं। होप आइलैंड्स कहाँ पर हैं, होप आइलैंड्स जो हैं वो हैं काकीनाडा बे, आंध्र प्रदेश, जो कि यहाँ ये देखो काकीनाडा इधर, और ये रहा होप आइलैंड्स। तो जहाँ पर ऑलिव रिडली एग्स, ऑलिव रिडली टर्टल के एग्स को इन सीटू प्रिजर्वेशन की बात की गई। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने। तो होप आइलैंड्स आंध्र प्रदेश की कोस्ट, काकीनाडा बे एंड ऑलिव रिडली टर्टल के एग्स का इन सीटू कंजर्वेशन। ओके, पोर्ट ऑफ रेफ्यूज। तो पोर्ट ऑफ रेफ्यूज जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोलती है कि कंट्री शुड हैव इट, क्योंकि यहाँ शिप्स को शेल्टर मिलता है रिपेयर के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए पोर्ट्स ऑफ रेफ्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में अडानी पोर्ट्स ने 2 पोर्ट्स के लिए ये बात करी है पोर्ट ऑफ रेफ्यूज डेवलप करने की, दिघी पोस्ट मुंबई के पास और गोपालपुर पोर्ट नियर उड़ीसा। तो गोपालपुर और दिघी
गोपालपुर एंड दिघी मुंबई और दूसरा उड़ीसा अडानी पोर्ट्स। ओके, जेवर एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। इसी के साथ उत्तर प्रदेश बनता है वो राष्ट्र जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एंड स्विस फर्म ज्यूरिच एयरपोर्ट्स जो है उनके साथ बनाया गया है। देन CRPF और IPS के डेपुटेशन के ऊपर बात चल रही है। वो बिल अभी मतलब एक्ट में नहीं आया है। सो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं? MHA के कंट्रोल में आते हैं। CRPF एंटी नक्सल एक्टिविटीज़, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब में इनका मेजर योगदान होता है। तो CRPF का ये आ गया। अब हम बात करते हैं पॉपी सीड्स की। पॉपी सीड्स जिनसे निकलता है ओपीएम गम। तो पॉपी सीड्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि पॉपी सीड्स की मतलब पॉपी यानी अफीम, तो इससे दो चीज़ें बनती हैं। एक तो गम निकलता है जिससे बन जाता है ये सब जो ड्रग्स वाली बात है, और दूसरे होते हैं इनके सीड्स। पॉपी का जो मतलब प्लांट होता है उसके एक तो सीड्स होते हैं और एक इसका गम होता है। पॉपी के फ्लावर्स का मतलब बेसिकली उससे एक तो सीड और एक गम, दो इससे चीज़ें निकलती है। जो सीड है वो तो खुसखुस कहते हैं उनको, जो शरबत वगैरह में भी लोग डाल के पीते हैं नॉर्मली भी। और जो गम है उससे फिर वो सब ड्रग्स वगैरह की बात आ जाती है। तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये उगाया जाता है नॉर्मली। अब जहाँ पर लीगली अलाउड है। अब पॉपी इज़ द बेस्ट एनाल्जेसिक इन द वर्ल्ड। ओपीएम गम निकलता है इससे, एंड मॉर्फिन, कोडीन, थियोबाइन, ये सब इसके अलग अलग ड्रग के वो हैं। इनका कल्टीवेशन कब किया जाता है? दिवाली के बाद, और इनकी कटाई कब होती है? होली के बाद। तो दिवाली होली से इसका ऐसे समझ लो, होली पे लोग भांग पीते हैं तो होली के बाद ही इसकी कटाई होती है, इफ़ दैट मेक सेंस। तो होली पर ही लोग ठंडाई पीते हैं जिसमें बहुत सारे लोग भांग डालते हैं, और पॉपी जो से निकलता है ओपीएम, और वही ड्रग्स की बातें होती हैं। इसका कोई लॉजिकल सेंस बने ना बने, बट याद करने के लिए आई एम जस्ट सेइंग। लीगली अलाउड है इंडिया में 3 प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यूपी। तो मध्य प्रदेश मतलब मालवा जो प्लेटू का रीजन है, और मेवाड़ प्लेटू का जो रीजन है। अब अगर हम प्लेटू पे आई गए हैं तो देख ही लेते हैं। इधर से स्टार्ट करें तो बुंदेलखंड इधर, फिर उससे जुड़ा हुआ बागेलखंड, मारवाड़ इधर, मालवा नीचे, इधर शिलोंग प्लेटू, इधर छोटा नगर, इधर डंडा कर्णिया प्लेटू, वही श्री राम से रिलेटेड, डेक्कन प्लेटू, कर्नाटका, तेलंगाना, ये सब ठीक है। तो मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर, शिलोंग, और सेंटर में डेक्कन। और ठीक है, तो मेजर जो आपको देखना है, छोटा नागपुर वेस्ट वाली साइड, डेक्कन साउथ वाली साइड, वेस्ट नहीं, छोटा नागपुर ईस्ट वाली साइड, डेक्कन साउथ वाली साइड, ईस्ट वाली साइड मेवाड़, मालवा। मालवा ये थोड़ा यूपी राजस्थान लगता हुआ, लिटिल बिट मध्य प्रदेश। मालवा मतलब, और मालवा राजस्थान वाले इलाके में हो गया। फिर बुंदेलखंड एंड बागेलखंड, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्लेटू के रीजन्स, मेजर से, जिनसे आप एक पिक्चर बना सकते हो दिमाग में। अब जो लाइसेंस होता है वो कौन देता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स करता है ये सब ओपीएम गम का लाइसेंस देना, या पॉपी स्ट्रॉ का जो कॉन्सेंट्रेट है उस सबसे डील करता है ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। पॉपी के सीड्स, खुसखुस। अब जो इसका लेटेक्स निकलता है ना, वो कौन इसमें नहीं लगेगी फ़ोटो, एक्चुअली इसमें से ही ना ऐसे मेजेंटा कलर का लेटेक्स होता है इसका। मेजेंटा कलर का होता है इसका ना लेटेक्स, तो मेजेंटा कलर का इसका लेटेक्स होता है। अब CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, किसके अंडर आएगा ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इसके अंडर ही आता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। अब हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ग्वालियर में है। कौन से एक्ट? अब इसमें एक बात ये आ जाती है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड नेशनल
क्राइम ब्यूरो और ये सब जो है ना, ये अलग अलग हैं। एक एक्ट जो आता है इन रिलेशन टू, जब भी हम ड्रग्स की बात करते हैं, वो हमारा NDPS एक्ट आता है। तो NDPS एक्ट को कौन इन्फोर्स करता है? NCB, जो कि MHA के अंडर आती है। लेकिन ये जो लाइसेंसिंग और इस सब का काम है वो देती है CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। तो नेशनल समथिंग, आई थिंक आई सेड रॉन्ग, सॉरी, ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसके अंडर आता है? MHA के अंडर आता है। मैंने नेशनल क्राइम बोल दिया था, सॉरी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अब इंडिया जो सिग्नेटरी है वो कुछ कन्वेंशंस को है जो ड्रग्स से रिलेटेड है। UN कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, UN कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज, UN कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। तो ये सब कन्वेंशंस हैं UN के, जिसका इंडिया सिग्नेटरी है, जिसकी वजह से वी हैव टू ऑब्लाइज टू मॉनिटर कि ये सब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। तो क्या हमारे देश में ओपीएम का ट्रेड लीगल है? हाँ, इन सम स्टेट्स। और कौन इसमें आ जाता है अथॉरिटी इन पिक्चर? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। पर नेशनल बट नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो आता है MHA के अंडर, जो कि NDPS एक्ट को वो करता है। अब ये हम बात करते हैं कि तो मतलब नेशनल जो नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो है उसका काम है ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह को कंट्रोल करना, MHA के अंडर आता है। और जो सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो है उसका काम है कल्टीवेशन, प्रोक्योरमेंट और इन सब चीज़ों को देखना एट सोर्स, ठीक है। नारकोटिक्स कमीशन ऑफ इंडिया हेड करते हैं। फिर PM E-ड्राइव स्कीम किससे रिलेटेड है? ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। ओके, कोस्ट लाइन्स इन इंडिया, तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? गुजरात की है। जैसे 70 पहले मानते थे कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 7000 कुछ है, बट नाउ वी मतलब रिकैलकुलेट करके ये कह रहे हैं कि 11,098 है हमारी कोस्ट लाइन, जिसमें सबसे बड़ी जो अगर आप स्टेट्स में देखो तो आएगा गुजरात का, बट ओवरऑल देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, ये इससे रिलेटेड है। WTO की MC14 166 मेंबर्स, दे मीट वंस एवरी 2 years, बाइनेलियन मीट होती है, कैमरून में हो रही है अभी। ओके, तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन स्टेट में गुजरात की और वैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। अब इंडिया ने हमारे अपने अपडेटेड NDCs कैबिनेट ने अप्रूव करे हैं। एक मिनट, लेक्स एंड तो जो हमारे अपडेटेड NDCs हैं उसमें हमने क्या कहा है कि 60% ऑफ जो हमारी इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो हम नॉन फॉसिल रिसोर्सेज से करेंगे बाय 2035। पहले हमने 25 में कहा था कि हम 52% करेंगे। अब हम हमने 22 में कहा था कि हम 50% करेंगे, और अब हम कह रहे हैं 26 में कि हम 60% करेंगे। करेंटली हम 52% पर हैं। हम रिड्यूस करेंगे जो हमारे एमिशंस की इंटेंसिटी है पर यूनिट ऑफ GDP बाय 47%। पहले हमने 45% कहा था एज़ कम्पेयर टू 2005 के लेवल्स। तो एक तो कार्बन एमिशंस की इंटेंसिटी कम करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ एमिशंस पर यूनिट ऑफ GDP 47% से कम करेंगे, पहले 45 का था। 60% से जो हमारी इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो हम नॉन फॉसिल से करेंगे, पहले 50% का था, बाय 2035। कार्बन सिंक को हम इंक्रीज़ कर देंगे 2.5 to 4 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एब्जॉर्प्शन के इक्विवेलेंट। अब NDCs होते क्या हैं? तो NDCs इज़ इट मैंडेटरी टू सबमिट? यस, NDC को सबमिट करना मैंडेटरी है, पर NDC को मनवाना मैंडेटरी नहीं है। सो इट्स मैंडेटरी टू सबमिट कि आप पीरियोडिक प्लेजेस लो, पर वो ये हैं तो वॉलंटरी प्लेजेस ही। एंड इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। एंड US विड्रू कब 26 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया था जब ट्रम्प आए।
तो ही विड्रू इट एंड आई थिंक ही विड्रू फॉर द सेकेंड टाइम। तो अब इन पर ये सब एमिशन वगैरह के पाबंदी नहीं है बिकॉज अमेरिका फर्स्ट। देन इसमें 2 टर्म्स आती हैं जो हमें देखनी चाहिए। एक तो है LTLEDS। LTLEDS क्या है? ये लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी टू फॉर्म। तो LTLEDS क्या है? लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़। पेरिस एग्रीमेंट में एक शब्द और आता है जो जिसे हम कहते हैं ETF, यानी कि इन्हांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, जिसके लिए ग्लोबल स्टॉक टेक की बात होती है कि एवरी 5 ईयर्स एक असेसमेंट करा जाएगा। ये जो हमारा प्रण है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से विदिन ही रखेंगे जो हीटिंग या राइज इन टेम्परेचर है, वो उस पर हम कितना अग्रसर हैं। तो 5 ईयर्स का ही हमारे पास एवरी 5 ईयर्स का असेसमेंट करा जाएगा। तो अभी जो UNEP की एमिशन गैप रिपोर्ट आई थी, जिसका 25 में आई थी, जिसका नाम ही ऑफ टारगेट था, जिसमें बताया गया कि आप बहुत दूर हैं जो भी आपके ख्वाब थे उनसे। तो द रिपोर्ट टाइटल वॉज ऑफ टारगेट। किसने करी? UNEP ने करी एमिशंस गैप रिपोर्ट। ओके, अब हम बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट को एक बार रिव्यू कर लें। तो पेरिस एग्रीमेंट का 15 में हुआ लीगली बाइंडिंग लिमिट्स ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 2% और फिर 1.5 कर दिया गया टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। रिव्यू मैकेनिज्म में हाँ है ग्लोबल स्टॉक टेक और वो ETF और LTLEDS। ठीक है। अब UAE कंसेंसस क्या हुआ था? UAE कंसेंसस जब COP28 हुआ दुबई में, तब वहाँ पर पहला ग्लोबल स्टॉक टेक भी हुआ था 23 में, जिसमें ये बताया गया कि हम कितना दूर हैं और ये सब बातें सब करी गई, कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स, नेट ज़ीरो 2050 तक अचीव करने की बातें। तो UAE कंसेंसस वाज डन देयर। अब COP30 कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, बेलम ब्राज़ील। इंडिया के जो NDCs हैं वो हम उसके अंदर एमिशंस की इंटेंसिटी को कैसे नापते हैं? एमिशंस पर GDP नापते हैं। तो अगला ग्लोबल स्टॉक टेक कब होगा? लास्ट 23 में होगा तो अगला 28 में होगा, सिंपल। तो ये हमने NDCs की बात कर ली कि 60% तक हम अपने एमिशंस को कम करेंगे। 60% जो हमारी एनर्जी का सोर्स है वो हम नॉन फॉसिल इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी वो हम नॉन फॉसिल सोर्सेज से कर लेंगे बाय 2035। 47% से हम एमिशंस को कम कर देंगे। ETF, LTLEDS, NDCs, पेरिस एग्रीमेंट, UAE कंसेंसस, इंडिया NDC, ये सब हमने कर लिया। अब महार सत्याग्रह की बात करते हैं। तो महार सत्याग्रह किससे ट्रिगर हुआ था? तो एक बोल्ड रेजोल्यूशन था विच वाज पास्ड बाय बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल 1923, जिसमें जितने भी अनटचेबल लोग उस समय माने जाते थे, दे वर अलाउड टू यूज़ ऑल पब्लिक वाटर प्लेसेस, जैसे कि टैंक्स वगैरह हो गए। 1924 में महाड़ म्यूनिसिपैलिटी ने भी इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास कर दी गया। फिर 1926 में जो बाबर जी ने यानी अम्बेडकर साहब जी ने, उन्होंने 10 गाँव में जो क्रॉफोर्ड लेक है उससे पानी ही ट्रैंक वाटर। एंड देन चवदार ताल महाड़ में भी उन्होंने ऐसे किया था। दिसंबर 25 को मनुस्मृति का दहन भी माने जाते हैं विच कोडिफाइड ये कास्ट का सिस्टम। एंड इसलिए मार्च 20 में चवदार ताल सत्याग्रह भी हुआ था। तो महाड़ सत्याग्रह, चवदार ताल सत्याग्रह किस सबसे रिलेटेड है? ये अनटचेबल्स और वो पानी और इस सब कहानी से रिलेटेड है और अम्बेडकर जी का इसमें जिक्र आ जाएगा। ठीक है। बॉम्बे की में बोल्ड रेजोल्यूशन और ये सब। FATF की रिपोर्ट जिसने ये कहा है दैट इंडिया हैज़ टेकन एक्शन अगेंस्ट OVASPs। अब ये क्या होते हैं OVASPs? VASPs यानी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस, वॉलेट प्रोवाइडर्स, इन सब मतलब जहाँ पर भी डिजिटल एसेट्स का एक्सचेंज हो रहा है ना, वो उन सब बातों में आ जाता है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स की बारी, मतलब का जिक्र आ जाता है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए इंडिया ने मेजर्स लिए हैं। मिटिगेट मतलब ऑफशोर भी जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने स्टेप्स लिए हैं। तो ये जो वर्ड है OVASP, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग या फिर
मिटिगेटिंग रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड और ये सब बातें। तो अब इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं? CBI, NIA, ED। CBI क्या स्टैट्यूटरी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ MHA। पर ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसमें 2 असेंट की बात होती है कि जनरल असेंट ऑफ द स्टेट या स्पेसिफिक पर्पस के लिए असेंट चाहिए होता है इंटरवीन करने के लिए। NIA स्टैट्यूटरी है, MHA के अंडर आती है। 26/11 के बाद गठन हुआ था NIA का, और उसको वो सुओ मोटो कर सकती है विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ स्टेट। तो NIA वो CBI में कंसेंट की बात आती है, NIA में नहीं आती, बट दोनों MHA के अंडर आते हैं। बट NIA स्टैट्यूटरी वो एक्ट के तहत बना है। देन ED की बात करें तो वही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट अभी हमने देखा ही था, उसके अंदर आता है ये। एंड ये FEMA, FEOA, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, PMLA, इन सब को ये इन्फोर्स करता है। अब इसमें अभी रिसेंट एक ये हुआ था कि म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर, लाओ, कंबोडिया, इन सब बॉर्डर्स के थ्रू इंडियंस को ट्रैफिक किया गया था ताकि वो साइबर क्राइम कमिट करें। तो FATF की रिपोर्ट हो गई। फिर हम बात करते हैं अब FATF के बारे में कुछ बात है। एक तो ये पेरिस बेस्ड है, प्लस ये अपनी 40 स्टैंडर्ड्स हैं इसकी, जो ये बोलता है कंट्रीज़ को कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके या फिर रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इन सब चीज़ों को लेकर ये इसके 40 वो हैं, और इन्हीं के बेसिस पे फिर ये लिस्ट बना देता है। वो नहीं बोल देते हम ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, वो सब आ जाता है FATF में। एंड कंट्रीज़ को एंड इसमें रैंकिंग मेंटेन करना अच्छा होता है, बिकॉज अगर आप फिर लोन लेने जा रहे हो या ये सब चीज़ों में ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अब XRNA की बात करते हैं। तो अभी तक XRNA होता क्या, मतलब एक्सटर्नल RNA आउटसाइड। अच्छा हाँ, FATF का इंडिया मेंबर है 2010 से, और इंडिया ने फिर तभी PMLA वो करा था। तो XRNA मतलब एक्सटर्नल RNA आउटसाइड सेल्स इन बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, सलाइवा, यूरिन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन सब चीज़ों में XRNA पाया जाता है। अब मतलब इट कैन ट्रैवल थ्रू दीज। अब अभी तक ये माना जाता था कि जो RNA है वो सिर्फ अंदर ही सर्वाइव कर सकता है, इनसाइड ओनली द सेल। बट अब ऐसा देखा गया दैट RNA सर्वाइव्स आउटसाइड द सेल थ्रू इन इट्स ओन मॉलिकुलर कंटेनर, और वो फिर जो बाहर के एंजाइम्स हैं वो उसको ब्रेक नहीं कर पाते। बस इसका डिसएडवांटेज ये है कि कैंसर सेल्स कैन ऑल्सो रिलीज सच XRNA, तो फिर वो और रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। सो XRNA हो गया ये। अब ETF SIP की बात करते हैं। तो SIP क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें पीरियोडिकली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता रहता है। और ETF क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब ETF और स्टॉक में क्या फ़र्क होता है कि स्टॉक में मिल जाती है आपको ओनरशिप, मिल जाती है आपको हिस्सेदारी, यू हैव वोटिंग राइट्स, ये सब बातें, और वो एक सिंगल उसके होते हैं। पर ETF इसमें डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, मल्टीपल अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं विच आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज लाइक स्टॉक्स। पर इसमें ना कोई ओनरशिप, ना कोई वोटिंग राइट्स अपना, पर तो इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा, रिस्क कम। तो ये ETF SIP की बात हो गई। अब हम्प बैक वेल की बात करते हैं। फ़ोटो छपी थी उसकी। तो हम्प बैक वेल जो है बाल्टिक सी में कि वो अटक गई है, रास्ता भूल गई है, वो एकदम सरफेस पर आ गई है। सो हम्प बैक वेल इज़ फेमस फॉर इट्स अ बलीन वेल, इट्स फेमस फॉर इट्स ब्रीचिंग एक्टिविटीज़। ब्रीचिंग मतलब ये जो ऐसे उछल के बाहर निकलते हैं ना, इसको ब्रीचिंग बोलते हैं। फिर वो इतनी भारी होती हैं, वो दे आर लाइक ऑफ 40-45 टन्स। तो जब वो इतना बड़ा वेट वापस पानी में गिरता है तो बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होती है। तो दे आर फेमस फॉर देयर ब्रीचिंग व्हेन दे लॉन्च देयर मैसिव बॉडीज़ आउट ऑफ वाटर और फिर वापस गिरती हैं, तो दैट साउंड ट्रैवल्स अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। फिर अरब लीग की बात करते हैं। तो क्योंकि अभी उनके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, तो 22 मेंबर्स हैं, वही हमने वैसे पहले भी देखा था। एंड अरब स्पीकिंग जो गल्फ़ के या फिर जो अफ्रीकन नेशंस हैं, हेडक्वार्टर्स का है इसका इजिप्ट। सो यहाँ से देखा जाए अगर पैलेस्टीन में भी आता है इसमें, और जहाँ मेडिटेरियन से जो ये बीच के लगते हुए ये हैं, इन्हें लेवेंट बोलते हैं।
तो मॉरिटानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, सोमालिया, यमन, जिबूती, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टीन, ये सब हैं अरब लीग के मेंबर्स। ओके, अब वेम्बनाड लेक की बात करते हैं। तो वेम्बनाड, इसके एक फ़ोटोज़ है। तो वेम्बनाड लेक कहाँ पर है? ये है केरला में। यहाँ पर अभी ये पोल्स होने वाले हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है? SVEEP यानी सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, SVEEP। वेम्बनाड लेक के बारे में बात करते हैं। तो वेम्बनाड लेक इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है। यहाँ पे वो हाउस बोट्स और ये सब चीज़ें रहती हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कवर करता है? आलापुज़ा, कोट्टयम, जिसमें कोट्टयम में हमने क्या देखा था अभी? रबर का रबर बोट का हेडक्वार्टर है। तो इंडियाज़ लॉन्गेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी सेंचुरी है? कुमारकोम बर्ड सेंचुरी है। बैक वाटर टूरिज़्म इसका बहुत फेमस है। कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? पंपा, अचनकोविल, मनीमाला, मेनांचल। तो पंपा इज़ प्रोमिनेंट, वो हमें याद होनी चाहिए। तो वेम्बनाड और पंपा। ओनम की वो जो बोट रेसेस होती हैं, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस या फिर जो वो स्नेक बोट रेसेस होती है, वो सब वेम्बनाड लेक की बहुत फेमस है। सो वेम्बनाड लेक ये हो गया। तो अब अगर जब हमने लेक्स की बात कर ही ली है, तो वाटर क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। येस, वाटर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। जो अमृत स्कीम है वो रिजुविनेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह की बात आती है, तो उसमें लेक्स भी कवर हो जाते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में कौन सा है? वूलर लेक। कौन सी नदी वहाँ से पास होती है? झेलम नदी। कहाँ है? JNK में है। पूरे वर्ल्ड में कौन सा बड़ा फ्रेश वाटर लेक है? लेक बाइकल। कहाँ पे? साइबेरिया, रशिया। कौन सी नदी उससे पास होती है? वोल्गा। वोल्गा नदी कहाँ से बहती है? पूरा यूरोप, रशिया बहते हैं। तो होल ऑफ दी रशिया वो बहकर आती है, ठीक है। ये हो गया। अब लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इंडिया का कौन सा है? चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है, जो एशिया का भी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है, जहाँ पर जो रामसर साइट भी है और इरावदी डॉल्फिन्स भी, फ्लेमिंगोज, ये सब वहाँ मिलते हैं। और जो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो तंगानिका लेक है, अफ्रीका का, जो जिस पे पूछा भी गया था क्वेश्चन। अब हम वर्ल्ड के लेक्स पे ध्यान दे लेते हैं। एक कैस्पियन सी का जिक्र आ जाता है। सॉरी, मैंने गलती से वोल्गा रिवर बोल दी थी बाइकल में। वोल्गा रिवर आती है कैस्पियन में, सॉरी। सो लेक बाइकल जो है वो साइबेरिया, रशिया का, जिसमें 20% ऑफ जो अनफ्रोजन वाटर है वो वहाँ पर है। एंड वोल्गा इज़ रिलेटेड टू कैस्पियन, सॉरी। तो कैस्पियन सी जो है वो टेक्निकली, मतलब नाम में तो उसका सी है, बट टेक्निकली उसे लेक मान सकते हैं, क्योंकि एक तो लैंडलॉक्ड पूरा है ये। सेकेंडली कहीं पर ये ड्रेन या मीट नहीं करता, वही लैंडलॉक वाली बात। एंड वोल्गा रिवर आती है कैस्पियन सी में। तो ये रहा हमारा कैस्पियन सी। कज़ाकिस्तान लगता हुआ, तुर्की लगता हुआ, रशिया लगता हुआ, अज़रबैजान, फिर अर्मीनिया, जॉर्जिया, इधर ईरान लग रहा है। तो ये हमारा बीच में है कैस्पियन सी और वोल्गा रिवर, ठीक है। अब मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड उनकी बात कर लेते हैं। तो लेक बाइकल अभी बात की, इधर लेक बाइकल हो गया, एरल सी हो गया, जिसमें वो प्रेसिपिटेशन और इस सब का क्वेश्चन आया था। फिर कैस्पियन सी हो गया, ये इधर लंबा सा। फिर डेड सी, जिसमें फ्लोट करते हैं। देन अब अफ्रीका के सीज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो लेक चैड, लेक ताना, तुर्काना, विक्टोरिया, मालावी, तंगानिका, ये सब आते हैं अफ्रीका में। इधर वाली साइड ऑस्ट्रेलिया में तो एक एरी जो भी है वो वही है। तोबा और तोंके सांप, तोनले सांप इधर आ गया। तो लेक ऑस्ट्रेलिया में तो एक ही है। ताना, तुर्काना, विक्टोरिया, मालावी और तांग्याका, ये सब अफ्रीका के। चैड भी अफ्रीका का है, ठीक है। अब साउथ अमेरिका की अगर बात कर लें, मारागाइबो, टिटिकाका, ये है। बीच में सेंट्रल की बात कर लें तो लेक निराकुआ, अब निकारागुआ। ऊपर बात करें नॉर्थ वाले एरिया में तो बहुत सारे लेक्स हैं, यहीं पर आ जाते हैं वो ग्रेट लेक्स भी। तो एक तो है यहाँ पर लेक सुपीरियर,
लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो, लेक एरी। वो वाला एरी अलग है, ये एरी अलग है। तो ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, लेक एरी ये लगते हैं इसमें ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका के कौन से हमने देखे थे? माराकाइबो एंड टिटिकाका, माराकाइबो और टिटिकाका। और इसमें अफ्रीका के हमने कौन से देखे? तंगानिका, ताना, तुर्काना, विक्टोरिया, मालावी, चैड। फिर लेक बाइकल देख लिया, शिनाई लेक ये तो नाम से ही लग रहा है चाइनीज़ है। आरएल सी देख लिया, कैस्पियन देख लिया, ओके। बाबल मंदाब स्ट्रेट यहाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ, ओके। ये डेड सी देखो यहाँ लगता हुआ, इधर जॉर्डन, वेस्ट बैंक, इजराइल और मेडिटेरियन इधर लगता हुआ। गाज़ा स्ट्रिप इधर आ गई, वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप, इजराइल और ये, ठीक है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, एरी, 5 ये हो गए। ओंटारियो न्यूयॉर्क से इधर लगता हुआ, ओके। अब इंडिया की लेक्स की बात करते हैं। तो बहुत सारे लेक, एक तो लेक के टाइप के हैं, एक तो नेचुरल है, मैन मेड है, फिर फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश है, सॉल्ट है, क्या है। अब फ्रेश वाटर लेक्स की पहले बात करते हैं, या चलो ओवरऑल ही बात करते हैं। तो दो तो हमें अभी हमने कर लिए थे कि फ्रेश वाटर लार्जेस्ट कौन सा है? वूलर। फिर वूलर के बाद दूसरा कौन सा है? लॉन्गेस्ट कौन सा है? वेम्बनाड। ब्रैकिश कौन सा है? चिलिका। और उदयपुर क्या है? सिटी ऑफ लेक्स। और का सबसे ज़्यादा लेक्स कहाँ हैं? तमिलनाडु में है, क्योंकि अभी वाटर बॉडीज़ का जो सेंसस हुआ था उसमें से पाया गया। अब हम देखते हैं, तो इधर है वूलर लेक, दल लेक, ये इधर 2 हो गए। इधर वाली साइड जो अभी हमने बाउंड्री पे भी देखा था, पैंगोंग सो, गलवान और वो सब, तो पैंगोंग सो इधर आ गया, सो मौरूरी इधर आ गया। ये पैंगोंग सो, तो पैंगोंग सो लग सकता है कि फ्रेश वाटर है, पर नहीं, इट्स ब्रैकिश। फिर नीचे आते हैं चंद्रताल, महाराणा प्रताप सागर, हरिके लेक, रेणुका लेक, गोविंद सागर, रूपकुंड, भीमताल, नैनीताल, ये सब। साउथ राजस्थान में देखें तो सांबर लेक, पुष्कर लेक, लेक पिचौला, तो सांबर और पुष्कर ठीक है। बिहार कन्वर लेक। फिर इधर दीप बोरबील, लोकटक लेक मणिपुर, वो असम। फिर ये चोलामो लेक, सोमगो लेक सिक्किम। अब इधर उड़ीसा चिलिका लेक आ गया, गोविंद बल्लभ पंत सागर इधर आ गया, इंद्र सागर लेक। अब इधर सलीम अली लेक महाराष्ट्र में। देन लोनार लेक महाराष्ट्र में, हुसैन सागर तेलंगाना, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, पुलिकट लेक एकदम बाउंड्री पर है जो। फिर नीचे अगर जब हम आते हैं तो वेम्बनाड लेक, फिर नीचे षष्टम कोटा, फिर अष्टमुड़ी। वेम्बनाड, षष्टम कोटा एंड अष्टमुड़ी। अब ये हाँ, तो वेम्बनाड भी क्या है? ब्रैकिश वाटर है। तो वेम्बनाड, षष्टम कोटा एंड अष्टमुड़ी। वूलर, दल लेक, पैंगोंग सो, इसमें झेलम, दल में झेलम, पैंगोंग सो तो सब मेजरली स्नो मेल्ट ही होता है। अष्टमुड़ी कोलम डिस्ट्रिक्ट में आता है। पुलिकट, अरानी रिवर, कालंगी, स्वर्णमुखी। कोलेरू जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टास के बीच में आता है, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में। दीप बोरबील में कौन? ब्रह्मपुत्रा जी। चिलिका लेक में दया रिवर। तो चिलिका लेक में आएगी हमारी एंड षष्टम कोटा को बोलते हैं क्वीन ऑफ लेक्स और अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स हैं। तो वेम्बनाड, फिर षष्टम कोटा, फिर अष्टमुड़ी। और उधर दीप बोरबील और लोकटक, फुमड़ी वो सब उधर चला गया। चिलिका उड़ीसा में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, हुसैन सागर तेलंगाना में, सांबर लेक राजस्थान में, पुष्कर लेक राजस्थान में, वूलर, दल वो सब ऊपर ऊपर हो गया। कन्वर ताल बिहार,
ठीक है, भोजताल और ये सब नाम मध्य प्रदेश में। ओके, आगे चलते हैं। फिर अभी गुजरात के सनंद में अहमदाबाद काइन सेमीकंडक्टर प्लांट लॉन्च हुआ है इंडियन कंपनी का। क्या है ये? ओसैट यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी। गुजरात उस एरिया में 4 और हैं, गुजरात में 4 और प्लांट्स भी हैं, टाटा के हैं, माइक्रॉन के हैं। तो ये सेमीकंडक्टर की एक फैसिलिटी हो गई। अब आउटर स्पेस ट्रीटी का जिक्र था कि जो अर्थ के ऑर्बिट्स हैं वो इतने क्राउडेड हो रहे हैं क्योंकि स्पेस डेब्री का इतना प्रॉब्लम आ रहा है। बिकॉज कोई भी एक ओवर आर्किंग कोई लॉ नहीं है इन सब चीज़ों को सही करने के लिए। तो आर्टिकल 6 जो है वो आउटर स्पेस ट्रीटी का बोलता है कि स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर नेशनल एक्टिविटीज़ इन आउटर स्पेस इंक्लूडिंग प्राइवेट एक्टर्स। तो उनके लिए भी स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल। एंड आर्टिकल 7 कहता है कि स्टेट्स आर लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी स्टेट्स हैं अगर वो मतलब उनके किसी भी इन सब मिशन से कुछ ऐसा हार्म पहुंचता है, सो दे लाइबिलिटी फिर उन पर रहती है उससे डील करने की। अब आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है? आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की। कौन इससे रिलेटेड है? UNOSA, यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। तो इसमें इट इंक्लूड्स मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड आउटर स्पेस की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, स्पेस डेब्री, ये सब सस्टेनेबल स्पेस टूरिज़्म का भी इसी में जिक्र आता है। तो आर्टिकल 6 जो है वो बोलता है कि स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल इवन फॉर जो प्राइवेट एक्टर्स हैं। आर्टिकल 7 जो है वो ये बोलता है कि लाइबिलिटी फॉर द डैमेज कॉज्ड। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट का जिक्र था, तो क्वांटम क्यूबिट क्या होता है कि मल्टीपल स्टेट में रह सकते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट ये बोलता है कि 2 पार्टिकल्स आर सो डीपली लिंक्ड दैट दे शेयर सिंगल एग्जिस्टेंस। सो 2 particles are so deeply linked that they share single existence। फिर मतलब वो entangle हो गए, ठीक है ना। दैन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ब्लॉक मिनरल्स के ब्लॉक ऑप्शन और सब की बात की है। तो लाइमस्टोन इट एग्जिस्ट ऑल्सो विथ मार्ल एंड बॉक्साइट, और आयरन जो है वो मैंगनीज के साथ। अब लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मार्ल क्या होता है? ये कार्बोनेट एंडेड सॉल्ट ओर्स ही होते हैं वो, बट उसके अंदर बहुत सारी क्ले और सिल्ट और ये सब बातें होती हैं। बॉक्साइट इट्स द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। उत्तर प्रदेश उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, यहाँ सब मिलता है। अब आयरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन? ऑस्ट्रेलिया। माइनिंग क्या स्टेट सब्जेक्ट है? हाँ स्टेट सब्जेक्ट है, बट सेंट्रल कंट्रोल करता है बाय MMDR एक्ट। तो ये MMDR एक्ट की बात हो गई। अब MMDR एक्ट को ना अमेंड किया था 25 में। तो उससे क्या, एक तो जो उसमें अमेंडमेंट आया, तो जो नेशनल मिनरल्स पहले एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट था उसको नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट किया गया कि वो मिनरल एक्सप्लोरेशन करे, रॉयल्टी बढ़ाई जाए उसको जो रिसीव हुई है। देन इट रिमूव्स द लिमिट ऑन सेल ऑफ मिनरल्स के जो डंप है 50% से ज़्यादा वाला। देन इट जो लीज होल्डर्स हैं दे में अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऐड मोर मिनरल्स। जो उनके एग्जिस्टिंग लीज है उसी में ही और मिनरल्स को ऐड कर दिया जाए, मतलब वो कॉस्ट का उनको सस्ता पड़े बेसिकली लाइसेंस प्रोक्योरमेंट। फिर 2 टाइप के मिनरल्स की बात आती है, एक तो क्रिटिकल और एक डीप सीटेड मिनरल्स। तो नेशनल क्रिटिकल मिशन में 24 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई हुए हैं और फिर उन्हीं के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की बात होती है। डीप सीटेड मिनरल्स वो हैं जो बहुत डीपली मतलब उनके लिए बहुत हैवी टेक्नोलॉजी और वो सब चीज़ें चाहिए बिकॉज दे आर वेरी डीप विद इन द क्रस्ट, जैसे कोबाल्ट, निकल, लिथियम, गोल्ड, कॉपर। तो दीज आर डीप सीटेड मिनरल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और क्रिटिकल मिनरल्स तो हैं। तो ये हो गया हमारा जो भी ऑप्शन हुआ है उसके लिए। लेक्स की हमने बात कर ली, भोजताल, नकीनार, अच्छा हाँ सरदार सरोवर लेक तो करे नहीं गुजरात में। देन गोबिंद सागर, महाराणा प्रताप सागर, चंद्रताल सब हिमाचल आते हुए, रेणुका लेक ये इधर इस इंटरसेक्शन पर। फिर हम बात करते हैं
हरी के लेक इधर आ गया, पुष्कर, सांबर, कन्वर, ओके, और वोल्गा रिवर, कैस्पियन सी। बाकी ताना, तुर्काना, विक्टोरिया, मालावी, चैड, तांगयांका, ये सब लेक्स आ गए अफ्रीका के। टिटिकाका एंड माराकीबो साउथ अमेरिका। निरागुआ बीच का सेंट्रल। 5 मिशिगन ग्रेट लेक्स, मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो। तो सुपीरियर सबसे ऊपर आता है, देन मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो। एक अगर आप उसका समझ गए ना, सुपीरियर सबसे ऊपर आ गया तो बाकी फिर भी सेंस बन जाएगा, बट लेक सुपीरियर सबसे ऊपर है, ओंटारियो न्यूयॉर्क से लगता हुआ है, ओके। फिर बाकी का हम करेंगे पॉपी एंड इस सब की बात हो गई। G7 की मीट फ्रांस में हो रही है।